हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप एकदम बढ़िया होंगे और छुट्टियों का मज़ा ले रहे होंगे। लेकिन बच्चों, छुट्टियों का ज़्यादा मज़ा नहीं लेना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। और इन छुट्टियों में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे, ये पढ़ाई आपके आगे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5। और आज के लेक्चर का टॉपिक है बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। मींस आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि मेटल्स की रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, एलॉयज की रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज होता है, सेमीकंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक है और छोटा सा ही टॉपिक है। उसके बाद कुछ अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद ये लेक्चर आपका फिनिश। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है हमारा रो ML अपॉन NE स्क्वायर टॉ A। ठीक है, रेजिस्टेंस होता था ये ML अपॉन NE स्क्वायर टॉ A, जो हमने ड्राइव किया था। ओम्स लॉ की स्केलर फॉर्म ड्राइव की थी ना हमने, तो वहाँ ये लास्ट लेक्चर में हमने ये ड्राइव किया था फॉर्मूला। तो यहाँ से बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टॉ, और ये आपका हो गया L अपॉन A। ठीक है, तो आपको याद होगा कि ये जो है आपका ये पूरा एक कांस्टेंट होता था, और इस कांस्टेंट को हम बोलते थे बच्चों रेसिस्टिविटी। रो इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टॉ। ठीक है, ये होती थी हमारी रेसिस्टिविटी। अब यहां से बच्चों M इलेक्ट्रॉन का मास है, ये क्या था हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों चीजें हमारी कांस्टेंट हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन का मास भी चेंज नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी चेंज नहीं होगा। तो इट मींस रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n इंटू टॉ। ठीक है, अब ये जो n होता था बच्चों, ये होता था हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और ये जो नंबर है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये नंबर हमारा डिपेंड करता था मटेरियल पर। मींस कॉपर में, कॉपर के लिए ये कुछ होगा। ठीक है, एल्युमिनियम के लिए कुछ और होगा, प्लेटिनम के लिए कुछ होगा, सिल्वर के लिए कुछ, मतलब जितने डिफरेंट मेटल्स हैं सब के लिए n की वैल्यू अलग है। तो इट मींस रेसिस्टिविटी, क्योंकि रेसिस्टिविटी n पर डिपेंड कर रही है और n हमारी मटेरियल पर डिपेंड करती है, इट मींस रेसिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी थी। अब बच्चों उसके साथ साथ इसमें रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ, वेयर टॉ इज रिलैक्सेशन टाइम। टॉ क्या था बच्चों हमारा रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ और वेयर टॉ इज रिलैक्सेशन टाइम। एंड आपको बच्चों याद होगा रिलैक्सेशन टाइम होता था मीन फ्री पाथ अपॉन RMS वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब VRMS इज इक्वल टू होता था बच्चों हमारा अंडर रूट 3RT अपॉन M। तो यहां इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 3KT अपॉन स्मॉल m। ठीक है, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K क्या है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है साहब, और जो m है वो हो गया आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
mass of electron. It means Vrms is directly proportional to root t. इलेक्ट्रॉन्स की जो RMS वेलोसिटी है, RMS का मतलब होता है बच्चों रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये आपने 11th में काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर वाला जो चैप्टर है वहाँ पर ये 3 वेलोसिटी पढ़ी होंगी। एक होती थी RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एक होती थी हमारी एवरेज वेलोसिटी। तो ये वही RMS है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो बच्चों आप जहाँ तक देख रहे होंगे मैथमेटिक्स बोलता है, मैथमेटिक्स कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की RMS वेलोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब RMS वेलोसिटी हमारी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है बच्चों, तो टॉ भी हमारा किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब इसको समझिए। आप कहते थे ना कि भाई ये आपके मेटल्स में पॉजिटिव आयंस थे, ठीक है, और ये सब आपका फ्री इलेक्ट्रॉन था, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन के साथ क्या करता है? कोलिजन। फिर यहाँ से कोलाइड होके फिर ये इधर जाता है, फिर इसके साथ क्या करेगा? कोलिजन। फिर यहाँ से ये करके चलता है, मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन, उससे क्या हुआ? कोलिजन। इस तरह से वो पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड होते हुए चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक वो जिस स्पीड से चल रहा है वो Vrms है। ठीक है, और वो किस पर डिपेंड कर रही है बच्चों? टेम्परेचर पर। ठीक है, अब टॉ डिपेंड कर रहा है Vrms पर, Vrms डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर। इट मीन्स जो रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब पहला कोलिजन होने और दूसरे कोलिजन होने के बीच में जो टाइम है उसको हम बच्चों बोलते थे टॉ, रिलैक्सेशन टाइम। तो कहने का मतलब जैसे जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी बच्चों, तो कहने का मतलब अब उसे पहले और दूसरे कोलिजन के बीच में कम टाइम लगेगा। मींस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जल्दी जल्दी कोलिजन करने लगेंगे। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, मतलब उनके सामने जो हर्डल्स, आपको याद होगा मैंने हर्डल रेस का एग्जांपल दिया था, तो इलेक्ट्रॉन्स के सामने जो हर्डल्स हैं अब वो जल्दी जल्दी आ रही हैं। तो जब जल्दी जल्दी हर्डल्स आ रही हैं तो मतलब उनको रुकावटें जल्दी जल्दी आ रही हैं, ज़्यादा उनको चलने में दौड़ने में क्या होगी? ज़्यादा दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, मतलब उन्हें रिलैक्स कम मिलेगा और उनके फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे। ठीक है, जब रिलैक्सेशन टाइम आपका घटेगा तो रेसिस्टिविटी आपकी बढ़ेगी। रेसिस्टिविटी आपकी कहते हैं क्या? बढ़ेगी। तो इट मीन्स पहले मेरे को ये क्लियर करना था कि रेसिस्टिविटी हमारी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये पहले हमें विजुलाइज होना चाहिए कि हाँ भाई रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। क्यों करेगी वो आपको मैंने ये समझाया था। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी हमारी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात आती है, अब हम 1 बाय 1 ये पढ़ेंगे कि मेटल की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है ना। रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक ही चीज़ है बच्चों। अगर मान लीजिए पेपर में आता है कि रेसिस्टिविटी का क्या वेरिएशन कैसे होता है ये समझाइए, या मान लीजिए पेपर में आ गया रेजिस्टेंस का, तो केवल रेसिस्टिविटी की जगह हमको रेजिस्टेंस करना है और ये रेजिस्टेंस की जगह रो करना है। मतलब जो ग्राफ रो वर्सेस टी होगा वही ग्राफ आर वर्सेस टी होगा, जो भी है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, इसलिए मैंने हेडिंग भी आपकी यहाँ पर क्या है कि जो हम बात रेसिस्टिविटी के लिए कर रहे हैं वो इक्वली वैलिड है किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए। तो अब हम इस टेम्परेचर वेरिएशन को देखेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, ये आप लिख लिया होगा, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने साफ मिटा दिया अब। ठीक है, ऐसे इसको मिटा देते हैं अब। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज क्यों होता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले बच्चों मेटल्स। क्या? मेटल्स। ठीक है, मेटल्स, और इधर ले लेता हूं मैं बच्चों एलॉयज। ठीक है, इधर ले लेता हूं मैं एलॉयज। तो मेटल्स और एलॉयज
तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका ग्राफिकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये साहब आपका रो और आर, और ये आपका टेम्परेचर है आपका किस में बच्चों, केल्विन में, ठीक है। तो अगर हम रो वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ करते हैं प्योर मेटल्स के लिए, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है बच्चों, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये ग्राफ आता है कुछ प्योर मेटल्स के लिए, क्लियर। रो वर्सेस टी या आर वर्सेस टी, वेयर टी इज इन केल्विन। अब ये ग्राफ हमें बता क्या रहा है, ये ग्राफ स्टडी करना है बच्चों, बड़ा मजा आएगा। देखिए, तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये ग्राफ ये कह रहा है, यहां पर टेम्परेचर कितना है बच्चों, 0 केल्विन, ठीक है। और 0 केल्विन पर ग्राफ कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से, है ना। इट मींस ये ग्राफ हमको ये बता रहा है कि 0 केल्विन पर जो मेटल्स होती हैं, प्योर मेटल्स होती हैं, उनकी रेसिस्टिविटी या कहिए रेजिस्टेंस 0 केल्विन पर लगभग 0 होता है। क्या, लगभग 0 होता है, ठीक है। कितनी गजब की बात पता चली, क्योंकि ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, प्योर मेटल्स के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। एट 0 केल्विन, एट ओके नहीं है, ये ओके लग रहा हो आपको, एट 0 केल्विन प्योर मेटल्स, एट 0 केल्विन प्योर metals have approx negligible resistivity और resistance। एक बात तो मेरे को ये पता चली, ठीक है, कि प्योर मेटल्स 0 केल्विन पर, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 बच्चों, एट एब्सोल्यूट 0 प्योर मेटल्स हैव अप्रॉक्स नेग्लिजिबल रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा दूसरा पॉइंट क्या निकला, देखिए इस ग्राफ से दूसरा पॉइंट निकला कि देखिए यहां से ये 0 केल्विन है, यहां से और आप देखें यहां तक जो ग्राफ है वो कर्व है ना, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो ये जो रेंज होती है ये लोअर टेम्परेचर रेंज होती है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है यहाँ मेटल का। तो दूसरा जो हमने कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि फॉर लोअर टेम्परेचर, at lower temperature the variation of resistivity for metals the variation of resistivity with the temperature is non-linear मतलब ग्राफ स्ट्रेट नहीं है, कर्व है, ठीक है। तो एट कैसे लिखेंगे हम, एट फॉर मेटल्स एट lower temperature the variation of resistivity with temperature इज नॉन लीनियर। कैसा है बच्चों, नॉन लीनियर, ठीक है। और साहब दूसरा क्या कंक्लूजन निकलता है बच्चों, यहां से देखिए एक कि मान लीजिए इक्वल इंटरवल के टेम्परेचर बांट लेते हैं हम, जैसे एक टेम्परेचर यहाँ लिया, फिर एक टेम्परेचर हमने यहाँ लिया, फिर जितना डिफरेंस इनमें उतने ही डिफरेंस पर एक टेम्परेचर हमने यहाँ लिया, ठीक है। फिर एक टेम्परेचर हमने उतनी डिफरेंस पर यहाँ लिया, फिर उतनी डिफरेंस पर एक टेम्परेचर हमने यहाँ लिया, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए ग्राफ क्या कह रहा है कि मान लो ये टेम्परेचर T1 है, ये T2 है, ये T3 टेम्परेचर है, ये T4 टेम्परेचर है, ये आपका T5 टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है,
T2 में और T1 में जो डिफरेंस है वही T3 में और T2 में है, वही T4 और T3 में, वही T5 और T4 में, समझिएगा बात को, ठीक है। इक्वल इंटरवल लिए मतलब मैंने टेम्परेचर के। तो यहाँ पर देखिए T1 टेम्परेचर जब था, कम टेम्परेचर था, T1 टेम्परेचर पर मेटल का जो रेजिस्टेंस शो हो रहा है वो ये हो रहा है R1, ठीक है। और T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस शो हो रहा है ये R2। फिर T3 टेम्परेचर पर देखिए ग्राफ यहाँ, ठीक है, ये हो गया R3। फिर T4 टेम्परेचर पर देखिए ये ग्राफ ऐसे जाएगा ना, ऐसे यूं करके, तो यहाँ जाके आएगा ये तो कहने का मतलब ये आ गई सा वैल्यू यहाँ पर। फिर इस टेम्परेचर पर देखिए ग्राफ कहाँ जाके मिलेगा, कहीं यहाँ जाके, मतलब ये यहाँ जाके मिलेगा पॉइंट, देख रहे हो। मतलब इस वाले के लिए देखिए ग्राफ कहाँ जाके मिलेगा, तो यहाँ कहीं रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। इट मीन्स ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, देखिए कि तुम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मेटल का, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, लेकिन रेजिस्टेंस में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, देखिए ना, जब यहाँ से बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ाया तो और ज़्यादा बढ़ गया, और थोड़ा सा बढ़ाया टेम्परेचर तो और बहुत ज़्यादा बढ़ गया रेजिस्टेंस, फिर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ गया। कहने का मतलब समझिएगा बच्चों इस बात को कि ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि मेटल्स के लिए जो रेजिस्टेंस है, मेटल का जो रेजिस्टेंस है या रेसिस्टिविटी है, वो टेम्परेचर के साथ रैपिडली इंक्रीज होता है। कैसे? रैपिडली इंक्रीज होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहां पर पॉइंट लिखेंगे कि रेसिस्टिविटी ऑफ metals increase rapidly with temperature क्लियर। तो ये कुछ हमने प्योर मेटल्स के लिए बच्चों क्या निकाले, कंक्लूजन निकाले, ठीक है। आई होप कि आपकी समझ में आए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं बच्चों हम ग्राफिकल एनालिसिस किसका, एलॉयज का, ठीक है। तो अब आते हैं एलॉयज पर, एलॉयज, ठीक है। एक्चुअली हम मेटल्स और एलॉयज का कंपैरिजन, मैं जो है पहले ग्राफिकल कंपैरिजन कर रहा हूं, मतलब एलॉयज की प्रॉपर्टी में और मेटल्स की प्रॉपर्टी में, कि दोनों के वेरिएशन में क्या डिफरेंस है ना। तो एलॉयज हम सब जानते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल मिक्स हों, या समटाइम्स कोई नॉन मेटल भी हो सकती है, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा मेटल का जो मिक्सर होता है उसको हम एलॉय बोलते हैं, लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज, मैग्नीन, ठीक है, और आपका नाइक्रोम। तो ये सब क्या है, हमारी एलॉयज हैं, ठीक है। तो एलॉयज के लिए हमने इसी तरह से ग्राफ ड्रॉ किया साहब, ठीक है, रो वर्सेस टेम्परेचर या आर वर्सेज टेम्परेचर, टेम्परेचर वही हमारा केल्विन में है। तो जब हम एलॉयज के लिए बच्चों ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, रो वर्सेस टेम्परेचर या आर वर्सेस टेम्परेचर, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। अब बच्चों देखो, ये ग्राफ भी हमें बड़े मज़ेदार पॉइंट्स निकाल के देगा। और पॉइंट क्या निकाल के दे रहा है बच्चों, कि यहाँ पर टेम्परेचर है हमारा 0 केल्विन। तो वो कह रहा है कि जब एलॉय का टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो 0 केल्विन पर भी एलॉयज में कुछ ना कुछ रेसिस्टिविटी या कहिए रेजिस्टेंस बाकी रहता है। मैं मान लो सपोज करो इसको बोल रहा हूँ रो जीरो मतलब 0 केल्विन पर भी एलॉय में कुछ ना कुछ रेसिस्टिविटी है। ये ग्राफ ये शो कर रहा है। भाई 0 पर ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। कहने का मतलब 0 पर भी कुछ ना कुछ रो की वैल्यू थी, हाँ या ना, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमें यही मिल रही है कि देखो हो गया कंपैरिजन। जैसे ये कह रहा है कि एट 0 केल्विन या एट एब्सोल्यूट 0 मेटल्स हैव अप्रॉक्स नेग्लिजिबल रेसिस्टिविटी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एट एब्सोल्यूट 0 alloys have some resistivity which is called residual resistivity, which is called residual
रेसिस्टिविटी। रेजिडुअल का मतलब होता है बाकी रहना, शेष रहना, है ना, बच जाना, बचा हुआ। तो रेजिडुअल रेसिस्टिविटी कहने का मतलब एलॉयज में 0 केल्विन पर भी कुछ ना कुछ रेसिस्टिविटी बाकी रह जाती है, ठीक है। और बच्चों ये जो फैक्ट है हमारा, ये जो फैक्ट है, सपोज कीजिए बच्चों हमें ये दो, सपोज कीजिए ये दो, एक एलॉय है, एक इनमें मेटल है, सपोज, ठीक है। दोनों पे सेम पेंट हो रहा है और हम टच करके और इस तरह से मतलब देख करके हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई इनमें कौन सा मेटल है और कौन सा एलॉय है। और हमको बोल दिया गया कि भाई लो और ये पता करके लाओ कि इनमें कौन सा मेटल है और कौन सा एलॉय है, ठीक है। और आपको इसके साथ कुछ मतलब गड़बड़ नहीं करनी है कि आप इसको घिसा घिसी करें या कुछ, बस एज इट एज जैसे हैं वैसे ही बताओ कि इनमें कौन सा एलॉय है और कौन सा मेटल है। तो हम कैसे, हाउ टू डिस्टिंग्विश, हम कैसे पता करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको ये बता रहा है कि दोनों का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, दोनों मटेरियल्स के लिए, ठीक है। जिस मटेरियल में 0 केल्विन पर कुछ ना कुछ रेसिस्टिविटी आ रही है निकल के, इट मीन्स वो एलॉय है। और जिसके लिए 0 केल्विन पर रेसिस्टिविटी 0 आ रही है, इट मीन्स वो आपका प्योर मेटल है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये निकला कि रेसिस्टिविटी बाकी रहती है। उसके बाद बच्चों दूसरा पॉइंट है, यहाँ से देखिएगा, देखिए दूसरा पॉइंट इसमें था कि फॉर मेटल्स एट लोअर टेम्परेचर, फॉर मेटल्स एट लोअर टेम्परेचर द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर इज नॉन लीनियर, जबकि एलॉयज के लिए थ्रू आउट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर 0 टू हायर टेम्परेचर जो ग्राफ है वो कैसा रहता है, लीनियर रहता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज रैपिडली विद टेम्परेचर। मेटल्स की जो रेसिस्टिविटी है वो इंक्रीज कैसे हो रही है, रैपिडली। मैंने अभी आपको समझाया था, टेम्परेचर हल्का सा बढ़ाएंगे लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर इसी चीज़ को दोहराते हैं। मान लीजिए मैंने एक टेम्परेचर लिया ये T1, फिर थोड़े से डिफरेंस पर ये लिया T2, फिर उतने ही डिफरेंस पर लिया मैंने ये T3, फिर उतने ही डिफरेंस पर बच्चों मैंने लिया ये T4, ठीक है। अब देखिए T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है ये R1, फिर T2 टेम्परेचर पर है ये आपका R2, फिर T3 टेम्परेचर पर है ये आपका R3 और T4 टेम्परेचर पर है बच्चों ये आपका R4। तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन रेसिस्टेंस बहुत धीरे 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 बढ़ रहा है। देखिए दोनों में डिफरेंस, यहाँ पर ये टेम्परेचर T1 पर ये था, T2 पर देखिए कितना ज़्यादा हो गया, T3 पर और ज़्यादा हो गया, T4 पर और ज़्यादा हो गया, T5 पर और ज़्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, R1 R2 R3 मतलब रेजिस्टेंस भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, समझ रहे हो। और एलॉयज की ये जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये प्रॉपर्टी हमारे बड़े प्रैक्टिकल यूज की होती है। अभी समझाऊंगा मैं आपको कि इस प्रॉपर्टी का हम किस तरह से यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि साहब रेसिस्टिविटी ऑफ metals, resistivity of metals increase, resistivity of metals increase slowly, या यूं कहिए very slowly with temperature, ठीक है साहब। तो ये साहब हो गया हमारा एलॉयज में, और बढ़ेगी दोनों की। एक बात समझिएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ मेटल्स की रेसिस्टिविटी भी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ एलॉयज की भी रेसिस्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन मेटल, प्योर मेटल्स की बहुत तेज़ी से बढ़ती है, रैपिडली बढ़ती है, और आपका जो एलॉयज हैं उनकी बहुत स्लोली बढ़ती है, ठीक है। तो अब साहब ये तो रहा था दोनों का क्या, मैथमेटिकल ग्राफिकल एनालिसिस मेटल्स के लिए और आपका किसके लिए, एलॉयज के लिए, ठीक है। अब बच्चों इसी चीज को, सेम थिंग को जो हमने ग्राफिकली पढ़ी है, अब इसको हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में, कि जो ये वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी का या रेजिस्टेंस का, उसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन से किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब आते हैं हम, अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो था ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है।
तो अब उसी चीज़ को जो हमने ग्राफिकल पढ़ी थी, अब उसी के लिए हम मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। ठीक है, तो फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज लीनियरली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू, ये बच्चों एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला से मतलब कि पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से हमने ग्राफ ड्रॉ किया और फिर उस ग्राफ से हमने इक्वेशन बनाया। क्लियर। तो रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, ये जो है एक एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आया। वेयर रो नॉट रेसिस्टिविटी एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, टी नॉट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, मतलब जहाँ से, मतलब वो टेम्परेचर जहाँ से हम उस मेटल का टेम्परेचर हमने बढ़ाना स्टार्ट किया, ये वो टेम्परेचर है। हो सकता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर हो सकता है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर हो, मतलब कोई भी टेम्परेचर हो सकता है वैसे तो वो। ठीक है, एंड एल्फा जो है यहाँ पर बच्चों ये कांस्टेंट है और इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसे हम? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। एंड रो इज द रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। रो इज द रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। क्लियर। तो ये इसमें पैरामीटर्स के मतलब मीन्स हैं, क्या चीज़ क्या है। अब बच्चों यहाँ से देखिए, रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट एल्फा टी माइनस टी नॉट। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से रो माइनस रो नॉट इक्वल टू रो नॉट एल्फा टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ से एल्फा की डेफिनेशन निकल के आएगी बच्चों, रो माइनस रो नॉट और अपॉन में रो नॉट टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, रो माइनस रो नॉट मतलब चेंज इन रेसिस्टिविटी अपॉन रो नॉट, और ये हो जाएगा हमारा चेंज इन टेम्परेचर। तो ये होगी बच्चों हमारी एल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन। क्लियर। अब साहब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो डेफिनेशन ऑफ एल्फा, डेफिनेशन ऑफ एल्फा। तो देखिए बच्चों, इस मैथमेटिकल फॉर्म में ही डेफिनेशन छुपी हुई है। ये क्या है? चेंज इन, व्हाट इज दिस? चेंज इन रेसिस्टिविटी। ये क्या थी हमारी? ये क्या थी? जो गिवन रेसिस्टिविटी है, जो स्टैंडर्ड जो लोअर टेम्परेचर है, ये उस पर जो रेसिस्टिविटी थी ये वो थी। और dt क्या है? dt क्या है? dt इज चेंज इन टेम्परेचर। dt इज चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको कैसे कहेंगे? एल्फा इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द change, it is defined as the change in resistivity, the change in resistivity per unit resistivity per unit resistivity per unit चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है साहब, क्या है मतलब 1 डिग्री पर यूनिट टेम्परेचर का मतलब 1 डिग्री किसी मेटल का टेम्परेचर, एक उसकी रेसिस्टिविटी है मतलब कुछ जो भी मान लो 20, तो 20 मतलब पर का मतलब उसकी पर यूनिट रेसिस्टिविटी के लिए, पर यूनिट मतलब अगर एक रेसिस्टिविटी है 1 ओम मीटर उसकी रेसिस्टिविटी है किसी मेटल की, और उस टेम्परेचर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया जाए। ठीक है, कोई मेटल जिसकी रेसिस्टिविटी कितनी है बच्चों? 1 ओम मीटर। ठीक है, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया जाए, तब उस मेटल की रेसिस्टिविटी में 1 डिग्री का टेम्परेचर
चेंज करने पर जो रेसिस्टिविटी में चेंज आता है दैट चेंज इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? तो ये हो गई साहब अल्फा की डेफिनेशन। अब बच्चों अगर इसकी यूनिट की बात करें, ये अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों सवाल में कभी अल्फा निकालना होगा तो कभी आपको अल्फा दिया होगा, तो अल्फा का बड़ा खेल है ना। तो यूनिट अगर इसकी बात करें तो बच्चों देखो ऊपर रेसिस्टिविटी है, ये रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर, ठीक है, अपॉन में ये भी रेसिस्टिविटी है तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी ओम मीटर, और चेंज इन टेम्परेचर की हो जाएगी डिग्री सेल्सियस। तो ओम मीटर से ओम मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगी बच्चों पर डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा की जो यूनिट आई वो हो गई पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया सब हमारा अल्फा। अब बच्चों ये आपने कर लिया होगा, ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, ये मैंने साहब मिटा दिया। अब बच्चों R इज इक्वल टू वी नो दैट रो L अपॉन A होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रो L अपॉन A इक्वल टू रो नॉट A अपॉन रो नॉट L अपॉन A और 1 प्लस एल्फा T माइनस T नॉट लिख सकते हैं ना। ये रो L अपॉन A क्या हो जाएगा बच्चों R इक्वल टू ये क्या हो जाएगा R नॉट और ये 1 प्लस एल्फा T माइनस T नॉट। ठीक है साहब, ये आ गया साहब हमारा क्या रेजिस्टेंस के लिए वेरिएशन, रेसिस्टिविटी के वेरिएशन से। क्लियर? अब साहब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और समझिए आप, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो ये जो हमने इक्वेशन निकाला है इसमें ये जो टी नॉट जिसको हम लोअर टेम्परेचर कह रहे हैं, ये जनरली टी नॉट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। टी नॉट क्या लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा आपका आर टी मतलब टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा फिर आर नॉट 1 प्लस एल्फा और ये हो जाएगा हमारा इंटू टी। ये हो जाएगा सब हमारा कब, ये फॉर्मूला कब है बच्चों, जब हमने जो मैं आपको भी बता रहा था टी नॉट इज, ये जो टी नॉट है ये लोअर टेम्परेचर है। तो ये लोअर टेम्परेचर वैसे तो कुछ भी हो सकता है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब कि जिस समय हमने मेटल का टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया था उस समय उसका टेम्परेचर क्या था, इनिशियल टेम्परेचर क्या था, ये वो है। लेकिन जनरली हम इस टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, टी की जगह टी रख दिया हमने, तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। ठीक है, तो ये बच्चों वेरिएशन है हमारा किसका, मेटल्स का टेम्परेचर के साथ। ठीक है, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अब वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर फॉर सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी फॉर सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर्स आप जानते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये हमारे फेमस सेमी कंडक्टर्स हैं बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री पर बात करते हैं। तो सिलिकॉन हम जानते हैं कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बच्चों तो 284। ठीक है, तो ये आपका सिलिकॉन हो गया और ये इसमें 1 2 3 4, ये आपका एक सिलिकॉन एटम हो गया साहब, 1 2 3 4, ये एक सिलिकॉन एटम हो गया 1 2 3 4। ठीक है, एक सिलिकॉन एटम आपका ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, और एक सिलिकॉन एटम आपका ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4। तो केमिकल बॉन्डिंग सिंपल सी बात है,
अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये सब एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेंगे। तो एक शेयरिंग साहब ये हो गई, एक शेयरिंग ये हो गई, एक शेयरिंग ये हो गई, ठीक है। ये अपने पड़ोसी से कर लेगा, ये अपने पड़ोसी से कर लेगा, ये अपने पड़ोसी से, ये शेयरिंग हो गई, ये अपने पड़ोसी से, ये अपने पड़ोसी से, ये अपने पड़ोसी से। इस तरह से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बच्चों, शेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये किसी भी सेमीकंडक्टर की इंटरनल स्ट्रक्चर है। कब? एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन। ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरी बात को। मीन्स सेमीकंडक्टर्स के केस में अगर कोई सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर है तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेमी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं। मतलब नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री। बात समझ रहे हैं? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, शेयर्ड हैं, बॉन्डेड हैं, बॉन्डिंग में शामिल हैं, और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? और हमें करंट के फ्लो होने के लिए बच्चों क्या चाहिए, फ्री चार्जेस चाहिए जो यहाँ से वहाँ जा सके। लेकिन 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर्स में तो है नहीं, ठीक है। तो अब क्या, ये है 0 केल्विन पर, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों। तो अब अगर हम इस सेमीकंडक्टर्स को हीट एनर्जी दें, ठीक है, अगर हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करें तो इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से राइज होना शुरू होगा। जब राइज होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से फिर रूम टेम्परेचर पर आएगा। तो सोचिए -273 डिग्री सेल्सियस से और रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए इस सेमीकंडक्टर को हमें कितनी हीट एनर्जी देनी होगी। सही है? तो जब हम इसको हीट एनर्जी देंगे, देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, तो वो क्या होगा वो बाद में बात करते हैं। अभी तो उससे पहले अभी जो हम पढ़ रहे थे कि जो रेसिस्टिविटी होती है बच्चों, वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n tau, where n is number of free electrons और tau रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो वहाँ मेटल्स के केस में n इज इमैटेरियल, n का कोई ज़्यादा यूज नहीं था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होते टेम्परेचर के साथ। तो वहाँ पर जो मेजर फैक्टर था वो था tau रिलैक्सेशन टाइम, मेटल्स के केस में और एलॉयज के केस में, है ना। लेकिन यहाँ पर अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो n है ये प्रोमिनेंट रोल निभाएगा अपना, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या कि जैसे जैसे हम इस सेमीकंडक्टर को एनर्जी, हीट एनर्जी देते जाएंगे तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो वो क्या होंगे, फ्री होना चाहेंगे। फ्री होने का मतलब जो बॉन्ड्स हैं वो एक एक करके ब्रेक होने लगेंगे। मान लो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया सपोज, और ये एक इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या हो गया, फ्री। क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक है। सपोज एक बॉन्ड ये ब्रेक हो गया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये फ्री हो गया। मान लो एक बॉन्ड ये ब्रेक हो गया और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ऐसे ही मान लो एक बॉन्ड आपका ये ब्रेक हो गया और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो जैसे जैसे हम हीट एनर्जी देते जा रहे हैं, बॉन्ड्स ब्रेक होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये एन क्या है, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे बॉन्ड्स के ब्रेक होने की वजह से, वैसे वैसे रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है, तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ से हमें ये पता चला, ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चा ये भी सोच सकता है कि साहब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ने पर जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी तो बढ़ेगा। हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में बच्चों जिस हिसाब से एन बढ़ता है, मतलब एन बहुत फास्ट बढ़ता है, बहुत ज़्यादा एन बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने पर, ठीक है, उस हिसाब से रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है। लेकिन एन के कंपेयर में, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में रिलैक्सेशन टाइम उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो कहने का मतलब सेमीकंडक्टर्स के केस में एन इज द मेजर फैक्टर, एन वो मेजर फैक्टर है जिस पर रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि एज द टेम्परेचर ऑफ semiconductors
increases their resistivity decreases। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के लिए बच्चों, सेमीकंडक्टर्स के लिए रो रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की डिक्रीज होगी। क्लियर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर्स का तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी। क्यों, समझ गए होंगे कि जैसे जैसे हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं बॉन्ड्स ब्रेक होते चले जाते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक होते चले जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि रो और एन में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए रो वर्सेज टेम्परेचर ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए तो रो में और टी में बच्चों इनवर्स रिलेशन है। एंड फॉर एनी इनवर्स रिलेशन ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा साहब। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये ग्राफ होगा आपका सेमीकंडक्टर्स के लिए रो वर्सेज टेम्परेचर ग्राफ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से एक और चीज़ देखते हैं कि अभी जो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। ठीक है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। तो ये जो एल्फा होता है बच्चों, एल्फा फॉर मेटल्स एंड एलॉयज, एल्फा फॉर मेटल्स एंड एलॉयज आपका पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। ये भी बच्चों ये बहुत छोटी सी बात है और ये अक्सर पूछने में MCQ टाइप क्वेश्चन में अक्सर पूछने को आती है कि अल्फा इज फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। ठीक है, तो अल्फा पॉजिटिव। अब देखिए कैसे भाई, ये अगर पॉजिटिव है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा टी। सही है। अब सोचिए अगर एल्फा की वैल्यू मेटल्स के लिए नेगेटिव होती, ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब उसकी जो लोअर टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस सपोज, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये वैल्यू थी उसकी। अब मान लीजिए एल्फा ये नेगेटिव होता तो यहाँ फिर नेगेटिव हो जाता, तो आर नॉट में से इतनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही होती, तो आर नॉट में से जब सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर तो जो आर टी है वो आर नॉट से कम आएगा, मतलब फिर तो ये शो कर रहा है कि जो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस है मेटल्स का वो डिक्रीज हो रहा है, हाँ या ना। जबकि अभी हमने क्या एनालिसिस किया कि मेटल्स का जो रेजिस्टेंस है या रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इंक्रीज कब होगी, जब ये प्लस होगा, क्योंकि प्लस होगा तो आर नॉट में आर नॉट प्लस एल्फा टी जो टर्म है वो ऐड होता चला जाएगा, कहने का मतलब जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता हो चला जाएगा, समझे। ठीक है, उसके बाद एल्फा फॉर सेमीकंडक्टर्स, एल्फा फॉर सेमीकंडक्टर्स आपका नेगेटिव होता है बच्चों। नेगेटिव समझ गए होगे अभी जो आपको समझ आया था, क्योंकि जब यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा तो फिर ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि समझ गए ना अभी जो मैंने आपको बताया था कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर नॉट एल्फा टी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो टर्म है आर नॉट में से घटता जाएगा और आर टी क्या होता चला जाएगा, आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अभी हमने यही देखा सेमीकंडक्टर्स के लिए कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर्स के लिए रेसिस्टिविटी उसकी डिक्रीज होती जाएगी। रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी,
टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस फॉर मेटल्स, फॉर एलॉयज एंड फॉर सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, तो अब बच्चों हम कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स लेते हैं, 2-4 न्यूमेरिकल्स लेते हैं और उसके बाद फिर हम लेक्चर को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों अब करते हैं हम थोड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स, बहुत इजी जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, थोड़े स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम है हमारी, प्रॉब्लम फर्स्ट है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट एट 150 डिग्री सेल्सियस इज 133 ओम। ठीक है, what will be its resistance, what will be its resistance at 500 degree Celsius, the temperature coefficient of resistance of tungsten is 0.0045 पर डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल है, वो ये कह रहा है कि एक टंगस्टन का फिलामेंट है, जैसे हीटर में फिलामेंट होता है, तो वो कह रहा है कि उसका 150 डिग्री सेल्सियस पर इतना रेजिस्टेंस है ना। तो बताइए उसी हीटिंग एलिमेंट का, उसी फिलामेंट का 500 डिग्री सेल्सियस पर कितना रेजिस्टेंस होगा। अब बच्चों देखिए, हमें सवाल समझना है। ठीक है, तो देखिए हमें अभी हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि अभी सर ने बताया था कि अगर हमें किसी फिलामेंट का, किसी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर T टेम्परेचर पर पता करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला था RT = R0 1 + αT। ठीक है, अब मेरे को 500 डिग्री सेल्सियस पर पता करना है, समझना बात को। तो मेरे को 500 डिग्री सेल्सियस पर पता करना है, तो बच्चों मेरे को T की जगह 500 रख दूंगा। मेरे को अल्फा भी दिया हुआ है, तो मैं अल्फा की जगह पर अल्फा रख दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे R0 नहीं पता बच्चों, मुझे ये नहीं पता कि R0 कितना है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस, R0 क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, और 0 डिग्री सेल्सियस पर तो मुझे कहीं दिया हुआ ही नहीं है। इसका मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है 150 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, तो RT मतलब ये हो गया R150, समझना बात को। R0 और 1 + अल्फा हमें गिवन है बच्चों, अल्फा हमें गिवन है, तो अल्फा T1, तो T1 टेम्परेचर यहाँ कितना हो जाएगा 150। ठीक है, ये सही है। अब देखो यहाँ हमें ये गिवन है, हमें अल्फा भी गिवन है, हमें T1 गिवन है। तो एक तरीका तो ये है कि पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो और यहाँ से R0 की वैल्यू निकालो, जो R0 की वैल्यू आए उसे फिर यहाँ पर, तो हमें ऐसे नहीं करना। मैंने आपको समझाया है कि हम कैसे कैसे कितने वे में सोच सकते हैं। तो एक तरीका तो ये था कि पहले 133 और 150 डिग्री सेल्सियस को लेकर पहले हम R0 की वैल्यू निकालें और फिर उस R0 की वैल्यू को 500 डिग्री सेल्सियस के लिए यहाँ पर पुट करें। यहाँ पर अल्फा और T 500 हमें पता ही है, R0 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो हमें 500 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ऐसे ना करके अब हम कैसे करेंगे, हम R0 को कैलकुलेट करने का चक्कर ही खत्म करने वाले हैं। ठीक है, कैसे, RT, तो पहला जो T है वो है आपका 150, तो R150 पर कितना है, और R0 1 + अल्फा, और T1 है बच्चों हमारा कितना 150। ठीक है, तो ये हो गया 150 और ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, अल्फा की वैल्यू भी रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू है हमारी 0.0045 और इंटू 150। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब साहब 500 डिग्री सेल्सियस के लिए रख दो, तो R 500 डिग्री सेल्सियस R0, और ये हो जाएगा 1 + अल्फा हो जाएगा 0.0045 और इंटू यहाँ पर हो गया ये 500। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये हमको पता है R 150 पर R कितना है 133 है। अब देखो बच्चों, इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो R0 से R0 कैंसिल, तो R0 को कैलकुलेट करने का ही चक्कर खत्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि R 500 अपॉन R 150 इक्वल टू, तो R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 0.0045 इंटू 500 और अपॉन में
1 प्लस 0.0045 और इंटू 150। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों R 500 हो जाएगा हमारा 1 प्लस 0.0045 इंटू 500 और अपोन में 1 प्लस 0.0045 इंटू 150 और इंटू R150 और R150 पर कितना दिया हुआ है हमें 133, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 133। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा हमारा 3.25 ऊपर। ठीक है, और नीचे आएगा साहब हमारा 1.675 और इंटू 133, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये अप्रॉक्स ये आ जाएगा हमारा 258 ओम, 258 ओम। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, आप इसको बस प्रोसीजर को समझिएगा, कहते हैं ना अप्रोच, कि हमें क्या करना था और हमने कैसे किया, है ना। तो मैंने आपको दो थॉट्स दी कि आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो एज पर माई ओपिनियन ये दिस वे इज मच सिंपलर। ठीक है, क्योंकि उस वाले तरीके से कैलकुलेशन और ज़्यादा परेशान करेगी हमें। ठीक है, तो अब देखते हैं साहब दूसरा वाला जो पार्ट है हमारा, तो ये आपका समझ में आ गया होगा, ये कर लीजिए आप। तो अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो ये आपने कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है। ठीक है, थोड़ा समझने वाली बात है बस लैंग्वेज को, तो इसको मिटा देते हैं जी। तो बच्चों सेकंड वाला जो पोर्शन है वो क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड कॉइल, वही हीटर वाली जो कॉइल है, ठीक है, कहीं फिलामेंट कहेगा, कहीं हीटिंग एलिमेंट कहेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉइल मार्क्ड 2 ओम, मतलब जो कॉइल पर जो मार्क है, मतलब कॉइल पर जो उसका रेजिस्टेंस मेंशन है कंपनी की तरफ से, वो कितना है 2 ओम, इज फाउंड टू हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.118। ज़्यादा हो गया, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पर ही तो होगा, टेम्परेचर बढ़ने भी तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब कंपनी की तरफ से उस कॉइल का रेजिस्टेंस था इतना, है ना, इज फाउंड टू हैव। लेकिन जब हमने उसको मेजर किया तो वो कितना मिला 2.118, बढ़ा हुआ मिला। बढ़ा हुआ मिला मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा, कंपनी ने जिस टेम्परेचर पर बनाया होगा ये रेजिस्टेंस उस टेम्परेचर से ज़्यादा वाले टेम्परेचर पर है, यही तो मतलब हुआ। एट 30 डिग्री सेल्सियस, एट 30 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द मार्किंग इज करेक्ट। मतलब वो ये कह रहा है सिंपल के उस टेम्परेचर को कैलकुलेट कीजिए जिस टेम्परेचर पर उस हीटिंग कॉइल को, उस कॉइल को कंपनी ने बनाया था। समझ रहे हैं आप। सो द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज 0.0042। तो फिर से वही थॉट है। अब देखिए बच्चों, ये हमारा ये हो गया टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तो R30 हमें गिवन है ना, R30 गिवन है, R30 R0 1 प्लस अल्फा की वैल्यू रख देंगे 0.0042 और इनटू टेम्परेचर हो गया यहाँ पर 30। ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हमको वो टेम्परेचर पता करना है जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो ये हो जाएगा हमारा RT। समझना, वो टेम्परेचर हमें नहीं पता, तो RT इक्वल टू R0 1 प्लस 0.0042 और इंटू T। ये हो गया हमारा, अभी नहीं, अब RT हमें T जो जिस टेम्परेचर को पता करना है, जिस टेम्परेचर पर कॉइल बनी थी वो टेम्परेचर पता करना है, और उस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना था 2, तो RT की जगह रख देंगे 2 इक्वल टू R0 और 1 प्लस 0.0042 इंटू T। ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 2 अपॉन इक्वेशन 2, तो 2 अपॉन R30 हमें गिवन है बच्चों 2.30 डिग्री सेल्सियस पर, यही तो है, तो 2.118 और इक्वल टू ये हो जाएगा साहब R0 से R0 कैंसिल ही हो जाएगा, तो 1 प्लस 0.0042 इंटू T और अपॉन में
1 प्लस 0.0042 और इंटू 30। ठीक है साहब। जब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने में कुछ नहीं है भाई, नीचे आप मल्टीप्लाई करिए, इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से t की वैल्यू आपकी आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अब थोड़े से एक दो और स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सॉल्यूशन है मीन्स जो इसका आंसर निकल के आएगा वो कई बार डायरेक्ट MCQ क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा। क्वेश्चन है 2 रजिस्टर्स विद टेम्परेचर कोफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टेंस α1 एंड α2 have resistances R01 and R02 at 0 degree Celsius। ठीक है, find the temperature coefficient of the compound resistor consisting of the 2 resistors connected in series and in parallel। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें बच्चों तो वो ये कह रहा है कि ये 2 रेजिस्टेंस थे। ठीक, ये 2 रेजिस्टेंस थे। ठीक है, और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर है हमारा R01, मतलब R0 डिग्री सेल्सियस पर ये वाला रेजिस्टेंस है हमारा R01 और ये जो रेजिस्टेंस है हमारा ये है R02। क्लियर, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है α1 और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है α2। अब जब इनका टेम्परेचर बढ़ाया बच्चों तो इसका रेजिस्टेंस हो गया RT1, मतलब T टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस हो गया RT1 और इसका रेजिस्टेंस हो गया RT2। क्लियर, इन दोनों का सीरीज है तो सीरीज में कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 होता है, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो है सीरीज RS का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन T टेम्परेचर पर, और ये R0 क्या है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस पर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर इक्विवेलेंट है और ये T टेम्परेचर पर इक्विवेलेंट है, और ये अल्फा S है जो उनकी कॉम्बिनेशन से जो रेजिस्टेंस बनेगा उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमको ये अल्फा S ही पूछ रहा है कि ये अल्फा S कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों RST T टेम्परेचर पर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा RT1 और RT2। सिंपल, ठीक है, क्योंकि दोनों सीरीज में है। अब साहब RST क्या होगा बच्चों, भाई R का फॉर्मूला होता था हमारा, R का फॉर्मूला होता था RT R0 1 प्लस अल्फा इंटू T, यही तो होता था। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो RS क्या हो जाएगा बच्चों, RS हो जाएगा R0 मतलब ये इक्विवेलेंट है, तो यहाँ जो भी चीज़ होगी वो इक्विवेलेंट की होगी। R0 का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, और 1 प्लस अल्फा S और इंटू T इक्वल टू RT1 क्या हो जाएगा, T1 टेम्परेचर पर ये वाला रेजिस्टेंस कितना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा R01 1 प्लस अल्फा 1 T। ठीक है, अल्फा 1 T। क्लियर, अब साहब और ये हो जाएगा साहब आपका R02 1 प्लस अल्फा 2 और ये आपका T। क्लियर, तो ये कर लेते हैं हम, ये समझ रहे हैं ना, RT1 मतलब T टेम्परेचर पर ये कितना हो गया और RT2 का मतलब ये R02 वाला जो रेजिस्टेंस है ये T टेम्परेचर पर ये कितना हो गया। ठीक है, अब देखिए साहब R0 क्या होगा, या मैंने आपको अभी बोला था कि ये जो चीज़ है ये सारी चीज़ें इक्विवेलेंट वाले के लिए हैं, तो R0 का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये था R01 और ये था R02, तो ये हो जाएगा आपका R01 प्लस R02। ठीक है, और ये आपका हो गया साहब 1 प्लस अल्फा S इंटू T इक्वल टू R01 प्लस R01 अल्फा 1 T प्लस R02
प्लस R02 अल्फा 2 इंटू टी। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा साहब आपका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R01 प्लस R02, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो प्लस R01 अल्फा एस इंटू टी प्लस R02 अल्फा एस इंटू टी इक्वल टू R01 अल्फा 1 टी प्लस R02 प्लस R01 प्लस R01 प्लस R01 अल्फा 1 टी और प्लस R02 प्लस R02 अल्फा 2 इंटू टी। ठीक है साहब। अब देखिए R01 से ये R01 कैंसिल, R02 से ये R02 कैंसिल। ठीक है साहब। और ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा एस, है ना, अल्फा एस और टी कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा आपका R01 प्लस R02 और इक्वल टू, ये इसमें से भी आपका टी कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा आपका R01 अल्फा 1 प्लस R02 अल्फा 2, टी से टी आपका ये कैंसिल, तो अल्फा एस की वैल्यू आ गई बच्चों R01 अल्फा 1 प्लस R02 अल्फा 2 और अपॉन में R01 R02। ये आ गई साहब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस R01 अल्फा 1 R02 अल्फा 2, ठीक है, और R01 प्लस R02। क्लियर? अब बच्चों बिल्कुल सेम आपको एक हम करेंगे कौन सा, पैरेलल वाला। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये आपके समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब करेंगे हम कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। तो बिल्कुल यही लॉजिक लगाएंगे। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलो तो अब करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये फॉर्मूला आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा बच्चों, ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट यूज होगा एमसीक्यू क्वेश्चंस में। ठीक है, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में तो आपको ये सब ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? अब बिल्कुल सेम थ्योरी हम अप्लाई करेंगे किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1 अपॉन आर टी, ठीक है, टी टेम्परेचर पर इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन आर टी 1 और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन आर टी 2। ठीक है, अब 1 अपॉन आर टी इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा ये R01 प्लस अल्फा पी इंटू टी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका R01 और 1 प्लस अल्फा 1 और टी, ये हो जाएगा सब आपका प्लस 1 अपॉन R02 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया, अभी हमने नहीं पढ़ाया लेकिन 10th में पढ़ाया हमने, बेसिक सी बात है इसलिए मैंने आपको बताया है ये। ठीक है, तो ये 1 अपॉन आर टी का मतलब जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन टी टेम्परेचर पर, तो वो हो गया 1 अपॉन आर टी। ठीक है, ये आपका 1 अपॉन आर टी 1 मतलब जो रेजिस्टेंस 1 है ये उसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर टी पर। ठीक है, ये टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस 2 है उसका रेजिस्टेंस है टेम्परेचर टी पर। ठीक है, तो आर टी मतलब ये सारी चीज़ें इक्विवेलेंट की, तो ये R0 क्या होगा, R0 का मतलब रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R0 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका R01 R02 और अपॉन में R01 प्लस R02।
ये फॉर्मूला, अरे 1/r1 प्लस 1/r2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना, 1/r1 प्लस 1/r2 वाला। तो r0 की वैल्यू रख दो ये वाली यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साहब आपका r01 r02 और 1 प्लस अल्फा pt, और ये हो जाएगा साहब आपका r01 प्लस r02 ऊपर पहुंच जाएगा साहब, और इक्वल टू 1/r01 1 प्लस अल्फा 1 इंटू टी प्लस 1/r02 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, ये डायरेक्ट यूज होता है क्वेश्चंस में। ठीक है, अब साहब इसके बाद बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं साहब, और आगे बढ़ के क्या करते हैं कि अब इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं बच्चों। क्या लगाएंगे? बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे इसमें, तो हम क्या करेंगे कि r01 प्लस r02 और अपॉन में आपका r01 r02, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा p इंटू टी। ठीक है, 1 माइनस अल्फा p इंटू टी फ्रॉम, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, चलो मैं स्टेप को डायरेक्ट नहीं कर रहा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1 प्लस अल्फा p इंटू टी और -1, इसको ऊपर ले जाएं तो ऐसे इसको हम लिख लेंगे 1/r01, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा 1 इंटू टी की पावर -1, ये हो जाएगा आपका 1/r02 और 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी की पावर -1। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका r01 प्लस r02 और अपॉन में r01 r02 1 माइनस अल्फा p इंटू टी। ठीक है ना, और ये हो जाएगा 1/r01 1 माइनस अल्फा 1 इंटू टी, और ये हो जाएगा आपका 1/r02 1 माइनस अल्फा 2 इंटू टी। ठीक है, ये हो गया साहब। अब साहब r02 प्लस 1/r01 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा p इंटू टी, और इसको हम लिख सकते हैं 1/r01 माइनस 1/r01 अल्फा 1 इंटू टी, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1/r02 माइनस 1/r02 अल्फा 2 इंटू टी। ठीक है, अब साहब तो ये हो जाएगा आपका 1/r01 प्लस 1/r02 1/r01 1/r02, और माइनस इसमें से कॉमन ले लिया हमने ये इसमें से, तो ये हो जाएगा हमारा 1/r01 अल्फा 1 इंटू टी प्लस 1/r02 अल्फा 2 इंटू टी, अल्फा 2 इंटू टी। ठीक है, तो ये सवाल तो मैं मिटा ही देता हूँ, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। ठीक है, ये था आपका यहाँ पे -1। अब साहब ये हो गया, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ से देखो ये 1 माइनस अल्फा p इंटू टी, 1 माइनस अल्फा p इंटू टी इक्वल टू, देखो ये एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो इससे डिवाइड करोगे तो 1/r01 1/r02 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा ये 1 जब इधर आके डिवाइड करोगे तो, और माइनस ये हो जाएगा आपका r02
अल्फ़ा 1 इंटू टी और अपॉन में R02 अल्फ़ा 1 ये और प्लस R01 अल्फ़ा 2 इंटू टी और अपॉन में ये हो जाएगा बच्चों R01 R02। ठीक है, और इससे हमको करना है डिवाइड, इससे हमको करना है डिवाइड। तो ये हो जाएगा सब आपका R01 R02 अपॉन में ये हो गया, तो ये हो जाएगा R01 R02 और अपॉन में हो जाएगा सब आपका R01 और प्लस R02। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गए सब आपके, ये हो गए कैंसिल आउट। तो ये बचेगा आपका 1 माइनस अल्फ़ा पी इंटू टी इक्वल टू 1 माइनस R02 अल्फ़ा 1 इंटू टी प्लस R01 अल्फ़ा 2 इंटू टी और अपॉन में R01 प्लस R02। ठीक है साहब, अब देखिए 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा पी इजिकल टू आया, टी इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो अल्फ़ा पी इजिकल टू आया बच्चों आपका R02 अल्फ़ा 1 प्लस R01 अल्फ़ा 2 और अपॉन में R01 प्लस R02। ये आ गया आपका पैरेलल में इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, R02 अल्फ़ा 1 R01 अल्फ़ा 2 अपॉन R01 प्लस R02। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों फार्मूले एक तरह से ये मान के चलिए आप कि ये दोनों आपके लिए डायरेक्ट फार्मूला ही हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आप उन क्वेश्चंस में इनको डायरेक्ट अप्लाई कीजिए और आपको फटाफट आंसर मिलेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।